बच्चों, इस वीडियो में हम पढ़ेंगे चैप्टर भारतीय कलाकृतियां। उससे पहले हम कुछ एक्टिविटी करेंगे। यहाँ पर बच्चों आपको दी गई जगह में भारतीय कलाकृतियों से संबंधित विशेषताएं लिखनी है। आइए अब देखते हैं इस चैप्टर में हम क्या सीखेंगे, क्या जानेंगे। बच्चों, इस पाठ का उद्देश्य है कि आपको भारतीय कलाकृतियों के बारे में बताना और नैतिक मूल्य है, आध्यात्मिक ज्ञान को बढ़ाना और चित्रकला की अनोखी शैलियों के बारे में जानना। तो आइए इस पाठ का परिचय करते हैं। बच्चों, भारत एक बहुत ही विशाल और महान देश है। सभ्यताओं की शुरुआत से ही पूरा विश्व भारत की तरफ आकर्षित रहा है और धन वैभव की संपन्नता के कारण भारत को सोने की चिड़िया कहा जाता था। आध्यात्मिक ज्ञान और वेदों की वजह से हमारे देश को विश्व गुरु के नाम से बुलाया जाता है। तो इन सब के साथ साथ भारत की समृद्ध लोक परंपरा ने इसे संसार में सबसे कलात्मक देश के रूप में सबसे ऊंचे शिखर पर पहुंचाया है। तो आइए इस पाठ के माध्यम से चित्रकला की अनोखी शैलियों के बारे में जानते हैं। तो आइए पढ़ते हैं। तो बच्चों, भारत की कला और संस्कृति पर हमें गर्व है। अंतरराष्ट्रीय विश्व में हमारी एक अलग ही पहचान है। जहां एक तरफ भारत में अलग अलग भिन्नताएं हैं, वहीं कला के रंगों की गहराई भी है। ध्यान से देखा जाए तो हमारी संस्कृति एक बहुत बड़े वट वृक्ष की तरह है, जिसकी हर डाली, हर पत्ते में अलग रंग की खुशनुमा महक है। इसकी हर शाखा की जड़ें जमीन में बहुत गहराई तक धसी हुई है। तो आइए, मनुष्य के अंदर चित्र बनाने की बच्चों एक स्वाभाविक इच्छा रहती है। वो अपनी कल्पनाओं और भावनाओं को साकार करने के लिए शब्दों से भी पहले चित्रों का सहारा लेता रहा। तो मानव सभ्यताओं के प्राचीनतम चिन्ह जो है वो हमने गुफाओं में देखे हैं बने हुए। इसी परंपरा ने आगे चलकर अलग अलग चित्रकला शैलियों को जन्म दिया। तो आइए भारत की चित्रकला की कुछ विशिष्ट शैलियों की जानकारी प्राप्त करते हैं। थंग कलाकृतियां आध्यात्मिक सोच का साकार सुंदर रूप है। तो इनका संबंध जो है वो बौद्ध धर्म से है और भारत में बौद्ध धर्म के साथ इस कला ने तिब्बत में अपनी जगह बनाई और बौद्ध भिक्षुओं ने गौतम बुद्ध से संबंधित विषयों की इस कला का नामकरण थंगक किया। और इस शैली के चित्र गहरी भावना का रहस्य लेकर उकेरे जाते हैं। और बौद्ध धर्म की महायान शाखा के सूत्र का आशावाद और वज्रयान शाखा के तांत्रिक मूल्यों की सूक्ष्म अभिव्यक्ति है। तो थंगक चित्रों की बनाने की शैली बिल्कुल अलग है। इसमें भगवान बुद्ध या दूसरे किसी धार्मिक चरित्र, देवी देवता, मंडल, ब्रह्मांड का प्रतीक और उपदेश, इस तरह के चित्र बनाए जाते हैं और इनमें आध्यात्मिक प्रतीकों को जगह दी जाती है। सफेद कपड़े पर इन्हें बनाया जाता है और बारीक चित्रकारी से भरे इन चित्रों में रंगों का विशेष महत्व होता है। सफेद शांति, सुनहरा नवजीवन, आनंद और निर्वाण का प्रतीक होता है। लाल रंग प्रेम और द्वेष दोनों की पराकाष्ठा का और काला रंग क्रोध का, पीला रंग अनुकंपा और हरा रंग चेतना और बोध का प्रतीक है। रंग योजना की वजह से ही ये चित्र भावनाओं की साकार अभिव्यक्ति करते हैं। तो थंगक शैली में बनी कलाकृतियां जो है वो आस्था, त्याग, समर्पण, प्रेम और गहन धार्मिक विश्वास के साथ भगवान की शक्ति का भी रूप मानी गई है। तो भारत के तमिलनाडु प्रांत में तंजावुर नाम का एक छोटा सा नगर है। ये एक असाधारण कला के लिए जाना जाता है और इस कला शैली से बने भित्त चित्र, अलग अलग चित्र हमारे देश के मंदिरों और विहारों में आसानी से देखे जा सकते हैं। तो 18वीं शताब्दी में तंजावुर प्रांत में मराठों का शासन था। मराठा रजवाड़े में कला संस्कृति को आश्रय और प्रोत्साहन देने की अद्भुत परंपरा थी। उस काल में तंजावुर कला शैली का भरपूर विकास हुआ। तो ये लकड़ियों से बना होता है और इसमें सूती कपड़ा जमाया जाता है। सूती कपड़े पर चूने के पत्थर का लेप किया जाता है और इस सतह को चिकने पत्थर या सीप से घिसकर समतल बनाया जाता है और पूरा चित्र उकेर लेने के बाद जिन जगहों पर रंगीन पत्थर या रत्नों को रंग भरना होता है तो उन्हें खाली छोड़ देते हैं और बाद में कच्चे चूने के पत्थर और गोंद के बारीक मिश्रण को खाली जगह में भरकर उसके ऊपर रत्नों और कीमती पत्थरों की जड़ाई की जाती है। तो रत्नों के किनारों पर सोने के वर्क को और इमली की गोंद से चिपकाया जाता है। जड़ाव का काम पूरा हो जाने पर वनस्पति से तैयार रंगों की सहायता से नर्म ब्रश द्वारा कलाकृति को पूरा किया जाता है। ये चित्र धार्मिक और पौराणिक कथाओं से लिए गए हैं और इनमें नवीनतम कृष्ण और राम राज्याभिषेक के चित्र सबसे ज्यादा पसंद है किए जाते हैं। और समय के साथ इस शैली में कुछ नए विषयों के भी चित्र बनने लगे हैं।
रत्न और सोने की बारीक कारीगरी की वजह से ये बहुत महंगी होती हैं और महाराष्ट्र के ठाणे जिले में वर्ली जाति के आदिवासियों का निवास है और इन आदिवासियों द्वारा विकसित लोक कला को वर्ली लोक कला के नाम से जाना जाता है। और वर्ली लोक कला की बारे में अनुमान लगाया जाता है कि ये लिपि से पूर्व ही अस्तित्व में आ चुकी थी। इसमें वर्ली क्षेत्र में हिंदू, मुसलमान, पुर्तगाली और अंग्रेज सभी का शासन रहा और सभी ने इस कला को हमेशा प्रोत्साहन दिया है। तो वर्ली कलाकृति जो है वो शादी के समय बनाई जाती है। इन्हें शुभ शगुन मानते हैं और इनके बिना शादी की परंपरा अधूरी मानी जाती है। और इन कलाकृतियों में चित्रकला को ट्रायंगल की शेप में ढले आदमी और जानवरों के माध्यम से चित्रित किया जाता है। ट्रिग्नोमेट्री की तरह बिंदुओं और रेखाओं से इन चित्रों को महिलाएं घर में मिट्टी की दीवारों पर बनाती हैं और इसमें सीधी रेखा कहीं भी नजर नहीं आती। रेखाएं बिंदु से बिंदु को जोड़कर खींची जाती हैं और इन्हीं के सहारे आदमी, प्राणी, पेड़ पौधे, पशु पक्षी, ढोल नगाड़े, बाजे ताशे सभी बनाए जाते हैं। तो सामाजिक गतिविधियों को गोबर मिट्टी से लिपी हुई सतह पर चावल के आटे को पानी में घोलकर बनाए गए घोल से रंगा जाता है। सामाजिक मौकों के अलावा दिवाली, होली के उत्सव पर भी घर की बाहरी दीवारों पर चौक बनाए जाते हैं। सारे त्योहार खेतों की कटाई के समय ही आते हैं, इसलिए इस समय कला भी में भी ताजे चावल का आटा प्रयोग किया जाता है। रंगने का काम अभी भी पौधों की छोटी छोटी तीलियों से ही किया जाता है। तो वर्ली कलाकृतियों का जो सफर है वो घर की गोबर मिट्टी की सतह वाली दीवार से शुरू होकर आज की तारीख में कैनवास तक आ पहुंचा है और इस लोक कला का चित्रण अब प्रिंट माध्यम से साड़ियों, चादरों आदि की छपाई और धागे से कढ़ाई के रूप में भी किया जाने लगा। मधुबनी लोक कला बिहार क्षेत्र की है और मधुबन का अर्थ होता है मधुर वन या शहद उद्यान। तो राधा कृष्ण की जो मधुर लीलाओं के लिए प्रसिद्ध इस कला का सीधा संबंध माधुर्य से ही है और ये कला आम केलों के झुरमुट में कच्ची झोपड़ियों से घिरे हरे भरे तालाब वाले इस गांव में पीढ़ी दर पीढ़ी चली आ रही है और ये आसपास के मिथिला क्षेत्र में भी प्रसारित है। और मैथिली कविताओं की रचना स्थली मुजफ्फरपुर, मधुबनी, दरभंगा और सहरसा जिले हैं। तो इन कलाकृतियों को तैयार करने के लिए हाथ से बने कागज को गोबर से लीप कर उसके ऊपर वनस्पति रंगों से पौराणिक कथाओं को चित्रों के रूप में उभारा जाता है और कलाकार अपने चित्रों के लिए रंग खुद तैयार करते हैं और बांस की तीलियों में रुई लपेटकर इसको भी स्वयं बनाते हैं ब्रश को। और उन कलाकृतियों में गुलाबी, पीला, सिंदूरी, सदा, हरा इन रंगों का प्रयोग होता है। तो मानव और देवी देवताओं के चित्रों के साथ प्राकृतिक विषय आकृतियां, पेड़ पौधे, पशु पक्षी जो ट्रिग्नोमेट्री की शेप है इस कला में विशेष जगह पाती हैं। तोते, कछुए, मछलियां, सूर्य, चंद्रमा भी मधुबनी के प्रिय विषय हैं। तो भारतीय पौराणिक अवतारों की आधार झलक इनमें साफ रूप से दिखाई देती है। बांस, फूल, कमल, लताएं और स्वस्तिक धन धान्य की समृद्धि के लिए शुभ चिन्ह इसमें चित्रित किए जाते हैं। तो इससे बच्चों क्या जीवन मूल्य सीखने को मिला कि हमें भारतीय कलाकृतियों के बारे में जानना चाहिए और उन्हें समझना चाहिए। थैंक यू।